Good afternoon, everybody students. I am Pawar sir. Today we are going to learn history. Lesson number 2, standard 9, and lesson name is India events after 1960. Last point remaining today's. Okay. Open your textbook. Page number 8. Changes in social field. ये वाला पॉइंट हमारा हाफ हो चुका था. ये देख लो, पेज नंबर 8 पर है. चेंजेस इन द सोशल फील्ड, ये पूरा यहाँ तक हो चुका था हमारा. पेज नंबर 8 का सेकंड पैराग्राफ देखो, ये वाला पैराग्राफ, इस पैराग्राफ में इस लाइन का ये फर्स्ट वाला पैराग्राफ ऊपर से इंडियन सोसाइटी. ओके, ये 16 तक हुआ था. यहाँ से हम स्टार्ट करें. फर्स्ट ऑफ ऑल टुडेज डेट स्टैंडर्ड 9 डेट 14 August 2020. Subject history. And second lesson name is India events after India events after 1960. Okay. Today's point name is changes in the social field. Changes in the social field. Okay. Look at the textbook and listen carefully. Page number 8. Indian society were deprived of a dignity and equal opportunity due to the caste system. देखो, इसमें हमने कास्ट सिस्टम के बारे में पढ़ा था. चेंजेस इन द सोशल फील्ड इस पॉइंट में कि यहाँ पर देखो 73 और 74 कंस्टिट्यूशन एंड अमेंडमेंट हुआ था. वहाँ पर अमेंडमेंट होने के बाद वहाँ पर वुमन को पंचायत और म्यूनिसिपल पार्टी में कुछ रिजर्वेशन मिला था 33 और महाराष्ट्र में 50%. और उसके बाद इसके पहले जो रिजर्वेशन था वो सिर्फ किसको था, SC ST जो कास्ट के लोग थे उनको सिर्फ रिजर्वेशन दिया गया था. उसके बाद का देखते हम अपॉर्चुनिटी ड्यू टू द कास्ट सिस्टम, वो कास्ट सिस्टम के हिसाब से वो दिया गया था रिजर्वेशन. द काका साहेब केलकर कमीशन. अब काका साहेब केलकर कमीशन was set up in the 1953 and make a recommendation so as to the improve on the other condition. ये काका साहब केलकर कमीशन वहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया था और पूरी जितनी भी जानकारी है कास्ट सिस्टम के बारे में वो उन्हें उसके थ्रू स्टडी करने के लिए कहा गया था. काका साहब केलकर 53 कब हुआ था? 1953. In 1978, a commission was constituted under the chairmanship of B.P. Mandal to study. और उसके बाद एक चेयरमैन कमीशन रखा गया था वो 1978. वो याद रखो 1978 में एक चेयरमैन कमीशन के अंदर एक कमीशन इस्टेब्लिश किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में. बीपी मंडल ऑफ स्टडी, और उसकी स्टडी कौन करने वाला था? बीपी मंडल, ये कमीशन की स्टडी कर रहा. एन इश्यू ऑफ द अदर बैकवर्ड क्लास, और सिर्फ SC ST के अलावा और कौन कौन से ऐसे कास्टें हैं कि उनके क्या क्या प्रॉब्लम है उसकी स्टडी कौन करने वाला था? बीपी मंडल. ये 1978 में. तो सिर्फ पहले SC और ST इन कास्ट रिजर्वेशन था, मगर उसके बाद बीपी मंडल ये एक कमीशन इस्टेब्लिश किया गया और उसी काम दिया गया कि अदर जो बैकवर्ड क्लास है उनमें भी कितने ऐसे लोग हैं उनकी जांच करो, उनकी स्टडी करो कि किसके पास जॉब नहीं, उनकी हालत कैसी है. ये जांचने का काम बीपी मंडल कमीशन ने किया था. द पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन वाज अडॉप्टेड इन द ऑर्डर टू द स्ट्रेंथ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ बैकवर्ड सेक्शन इन वेरियस सर्विसेज and institution. The government passed the
प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट इन 1989, ये एट्रोसिटी है 1989 में ये एक्ट हुआ था, एट्रोसिटी एक्ट। एट्रोसिटी एक्ट जो एससी एसटी के जो भी कास्ट के लोग होते हैं उनके बारे में जो कोई लोग बुरी बात कहते हैं, उन्हें बुरी बात से कोई चिढ़ाते हैं, उनको गंदा गंदा बोलते हैं, अगर ऐसा जो बोलते थे पहले ज़माने में लोग, तो उसके लिए फिर एक एक्ट बनाया गया। तो वो कौन सा एक्ट था? एट्रोसिटी। मगर वो एट्रोसिटी एक्ट के थ्रू अगर उनके बारे में कोई गलत अगर कोई बोलता है, उन्हें कोई जानबूझ के कुछ गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है, उनके कास्ट के बारे में कोई बुरा बोलता है, तो एट्रोसिटी एक्ट के थ्रू वो उस व्यक्ति के ऊपर, उस इंसान के ऊपर वो केस कर सकते हैं। ये एट्रोसिटी एक्ट ये कब हुआ? फिर 1989 में। To enable those belonging to the scheduled caste and the tribes to live with the dignity and respect, और उनका क्या करना चाहिए? डिग्निटी और रिस्पेक्ट करना चाहिए शेड्यूल कास्ट के लोगों का भी। and free from the fear, violence, और उनका जो भी डर था वो फिर इस एक्ट से उनका डर, फेयर मतलब क्या? डर उनका निकल गया था। violence and oppression of upper classes, जो भी अपर क्लासेस थे उनके ये सब डर निकल गए थे। उनके ये एट्रोसिटी ऑफ एने की बात। प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट अंडरलाइन करके रखो, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989। फिल इन द ब्लैंक्स, चूज द करेक्ट, और मैच द पेयर के लिए क्वेश्चन आ सकते हैं आप। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ग्लोबलाइजेशन। लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का। Globalization. Look at the textbook and listen carefully. Globalization brought about many changes in the different fields, unlike economy, politics, science and technology and society and culture. देखो ग्लोबलाइजेशन की वजह से बहुत सारे चेंजेस हुए थे। कौन कौन से डिफरेंस फील्ड में? तो इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, साइंस, टेक्नोलॉजी, सोसाइटी एंड कल्चर। We have discussed some of these changes in the above paragraphs, and India has emerged as an important country on the global scene. In different sphere, India is an important member of an international organization like G20. तो G20 एक क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन थे, उसका एक मेंबर है इंडिया G20 का। इसमें 20 कंट्रीज इंक्लूड, इसलिए इसको G20 कहते हैं। एंड ब्रिक्स का भी इंडिया एक मेंबर है। ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या होता है? बी मतलब ब्राजील, आर मतलब रशिया, आई मीन्स इंडिया, एंड सी मीन्स चाइना, एंड एस मीन्स साउथ अफ्रीका। ऐसे 5 कंट्रीज इसमें इंक्लूड है, उसे कहते हैं ब्रिक्स। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। इंडिया हैज एक्सपीरियंस एन इम्पोर्टेंट रिवोल्यूशन इन द फील्ड ऑफ द टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इस फील्ड में इंडिया ने टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क किया था, रिवोल्यूशन किया था। तो उसमें क्या क्या था? मोबाइल फोन, इंटरनेट एंड द कम्युनिकेशन फैसिलिटीज बेस्ड ऑन द सैटेलाइट्स हैव स्प्रेड ऑल अक्रॉस द कंट्री। इन द पॉलिटिकल फील्ड, इंडिया हैज demonstrate to the world who a stable and democracy can function successfully. तो इंडिया एक ऐसा कंट्री है, डेमोक्रेसी ऐसा कंट्री है। ऐसे पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी ऐसी कंट्री है डेमोक्रेसी, मतलब वो डेमोक्रेसी है मगर वहां पर पूरी तरीके से डेमोक्रेसी नहीं। इंडिया में देखो पूरी तरीके से डेमोक्रेसी, फ्रीडम है। उसके बाद यूएसए में और पाकिस्तान में पूरी तरह से वहां पर डेमोक्रेसी है मगर पूरी तरह से नहीं है। वहां पर ज्यादा से ज्यादा पावर किसके हाथ में? मिलिट्री के पास है, गवर्नमेंट के पास कम है। मगर हमारा गवर्नमेंट और मिलिट्री ये सब लोग स्ट्रॉन्ग है, सबको डेमोक्रेसी। ये आ गए। And these changes are visible from their dietary and habits, clothing, language and beliefs. In the next chapter, we are going to study some internal changes before India.
तो जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें हम क्या करने वाले हैं, हमारा नेक्स्ट चैप्टर इंडिया इंटरनल चैलेंजेस, उसमें और हम पढ़ाई करने वाले हैं, उसके बारे में स्टडी करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए देखो आप इसमें कुछ एक्सरसाइज है। क्वेश्चन फर्स्ट में देखो, चूज द करेक्ट ऑप्शन। सेकंड में आइडेंटिफाई राइट द रॉन्ग पेयर। ये वाले सब क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन पूरा आपको लर्न करके राइट करना है। आइडेंटिफाई राइट रॉन्ग पेयर, इसमें 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है। ये पूरा क्वेश्चन लर्न करो राइट करके। कंप्लीट द एक्टिविटी पर गिवन इंस्ट्रक्शन, ये भी कर लो। राइट शॉर्ट नोट्स, ये 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन होते हैं। अब इसमें मैंने बताया ग्लोबलाइजेशन क्या है, ये पूरा ग्लोबलाइजेशन के बारे में। व्हाइट रिवॉल्यूशन क्या है उसके बारे में। व्हाइट रिवॉल्यूशन जैसे मैंने बताया, तो व्हाइट रिवॉल्यूशन किसके लिए, ये देखो यहाँ पर व्हाइट रिवॉल्यूशन। व्हाइट रिवॉल्यूशन ये मिल्क के लिए है, जिसने इस्टेब्लिश किया था वर्गीस कुरियन। ओके, गिव रीजन द मोरारजी देसाई गवर्नमेंट एंड लास्टेड फॉर द शॉर्ट व्हाइट, ये पूरा क्वेश्चन करना है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन पूरा लर्न करके राइट करो। और फिफ्थ वाला भी, ये फिफ्थ वाले क्वेश्चन भी है, 2 मार्क्स के लिए आपको एग्जाम में आता है। डू यू अंडरस्टैंड? तो कल जो टुमारो का जो वीडियो होगा हमारा, उसमें हम अभी हमारा हिस्ट्री का सेकंड लेसन कंप्लीट हो चुका है। ओके, और इसके आगे वाला जो थर्ड लेसन है 9th स्टैंडर्ड का, 9th स्टैंडर्ड में अब देख लो ज्योग्राफी के हमारे 2 लेसन कंप्लीटेड हो चुके हैं, हिस्ट्री के भी 2 हो गए। हाँ, अब हम क्या करेंगे इसमें लेसन पॉलिटिक्स के देखते हैं हम कितने हो चुके हैं। हमारे इंडिया फॉरेन पॉलिसी वो सेकंड लेसन है उसका। तो इसमें हम क्या करेंगे, हिस्ट्री का लेसन नंबर 3 कल के वीडियो में इंडियाज इंटरनल चैलेंज, ये वाला लेसन नंबर 3 ये हम स्टार्ट करें। Do you understand? Now stop lecture. We will meet next video. Thank you.